हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं रवि मिश्रा आप सभी के साथ। और पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, यानी कि जो पहला चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। टाइप्स ऑफ चेंजेस देखे थे, कितने प्रकार के चेंज होते हैं किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ में। इसके बाद हमने फिजिकल चेंज देखा था, केमिकल चेंज देखा था, और लास्ट में हमने देखा था कुछ ऑब्जर्वेशंस जिस जो डिटरमाइन करता था कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखे थे। और आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, और कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ है तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, या कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होता है एस्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। सिंबल्स एंड फॉर्मूला, अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो सिंबल्स, कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो फॉर्मूला, उनके बेसिस पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ में। क्या होता है 2x प्लस 3y बराबर जेड। इसमें क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें क्या है, वेरिएबल्स होते हैं अपना अलग अलग मैथ में। आगे ये क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है। एक तो होता है रिएक्टेंट जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है, और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस चेंज होने के लिए जा रहा हो वो हमारा हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो गया, जो चेंज हो चुका हो वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रहेगा, और प्रोडक्ट जो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कुकिंग फूड, अगर भोजन बना रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा हो गया रिएक्टेंट, और जो डिलीशियस फूड हमने तैयार किया वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, किस किस चीज़ की जानकारी हमें उसमें देनी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं तो उनमें उससे रिगार्डिंग कौन कौन से इंफॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका होना चाहिए कि वो इक्वेशन सच होना चाहिए, यानी कि ट्रू होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। कुछ भी अपने मन से आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। इक्वेशन जो संभव हो वही लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया कि इट शुड रिप्रेजेंटेड अ ट्रू केमिकल चेंज। ट्रू केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है कि इट शुड बी बैलेंस। जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। यानी कि रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट्स है, उनका जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है, और प्रोडक्ट में जितने भी हैं उनका जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमारा कहलाएगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि इट शुड बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्री सब्सटेंस है आपका, एलिमेंट्री सब्सटेंस है, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, जैसे हो गया ऑक्सीजन, तो इसे आपको इक्वेशन में कैसे लिखना है, H2O2, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हाइड्रोजन को H लिख सकते हो या ऑक्सीजन को O लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो केमिकल इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो तो ये सारी जो रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। यानी कि हाइड्रोजन के बदले आप लिख सकते हैं H2, ऑक्सीजन के बदले आप लिख सकते हैं O2। यू कांट राइट हाइड्रोजन H इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन एंड O इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे। ये तो हमारा था कि अगर हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें इंक्लूड करना है। और आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमें लिखना हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए वो जनरली 3 स्टेप्स होता है। पहला तो ये है कि आप उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखिए। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है कि कोई रिएक्टेंट इसमें और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे पहले तो ये है। ये इक्वेशन बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट।
आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एंड केमिकल फॉर्मूला उसका आप लिखिए। इट मे नॉट बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका स्केलेटल इक्वेशन हो गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलेटल इक्वेशन हो गया CaCO3 CaO प्लस CO2। आगे हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप 2 कह रहा है कि आपको प्रॉपर इक्वेशन लिखना होगा। प्रॉपर इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको उसमें बताने होंगे, जैसे कि फिजिकल स्टेट क्या है, जो भी रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर भाग ले रहा है और वाटर बना रहा है, तो हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और H2O यानी कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो ये आपको उसमें बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशंस है उस रिएक्शन के लिए, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा हो, जिसमें हीट की उपस्थिति होना अनिवार्य है, उष्मा की उपस्थिति में हो रहा हो, सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा हो, सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में हो रहा हो, तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस हुआ जो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एसेंशियल प्रॉपर्टीज है किसी भी केमिकल इक्वेशन का, तो ये आपको लिखना है, तभी आपका स्टेप 2 पूरा होगा। ये क्या कह रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा कि वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है। इसके बाद क्या कह रहा है कि नेसेसरी अगर जरूरत है तो नेसेसरी कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो भी आपको केमिकल रिएक्शन का वो भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है कि अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो या गैस इवोल्यूशन हो रहा हो, यानी कि प्रिसिपिटेट बन रहा हो या गैस निकल रहा हो, तो उसके लिए जो सिंबल्स हैं वो आपको यूज करना है। अगर प्रिसिपिटेट बन रहा हो तो एरो डाउनवर्ड आपको ये सिंबल यूज करना है, और अगर गैस इवोल्यूशन हो रहा हो तो एरो अपवर्ड, ये आपको ये सिंबल्स यूज करना है। ये केमिकल इक्वेशन लिखने का स्टेप 2 है। आगे हम लोग देखेंगे स्टेप 3 क्या कहता है। तो तीसरा स्टेप हमारा कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट आर इक्वल, यानी कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स यानी जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग। अगर वो दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। जैसे H2 प्लस O2 2H2O, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। इस तरह आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। और ये किस हिसाब से काम करता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं तो ये एसेंशियल प्रॉपर्टीज हुआ कि उसका फिजिकल स्टेट आपको लिखना होगा। तो ये सॉलिड स्टेट में है, और ये इधर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम का इधर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1, और प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1। कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 1 और कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में 1, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में कितना है, तो 3 है। यानी कि 1 यहाँ पे है, 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर कितना, 3। कि नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का भी 3 है। जितना कैल्शियम का है रिएक्टेंट में उतना ही कैल्शियम का है प्रोडक्ट में, जितना कार्बन का है रिएक्टेंट में उतना ही कार्बन का है प्रोडक्ट में। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें देना पड़ेगा, और कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन हमें लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगले लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।